नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 25 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, मोदी 2.0 विदेश नीति, यानी यह सुधारित विदेश नीति है। तो भारत की विदेश नीति में एक नई गति है। तो मोदी 1.0 और 2.0, तो इसमें विदेश नीति में शुरू के 5 सालों में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। भारत में ओमाइक्रॉन की बेहतर संख्या के सरल तरीके, जिसमें मीडिया जो है उसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा, अमेरिकी सरकार ने 2022 में H1B वीजा सहित अन्य वीजा के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार किया माफ। तो यानी यह विश्व के लिए, खासकर भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के लोग जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ प्रवासी रहते हैं, उनके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीज़ा प्रक्रिया क्या होती है, क्यों जरूरी है वीज़ा, और वीज़ा कितने प्रकार का होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और अंतिम जो टॉपिक है, अपनी मातृभाषा या जन्मभूमि को कोई नहीं भूल सकता, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, वह तेलुगु भाषी हैं। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, यानी इसके उत्तर संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। अंडर मोदी 2.0 ए कोर्स करेक्टेड फॉरेन पॉलिसी, यानी यह सुधारित विदेश नीति, इसमें इसी की चर्चा की जाएगी। इसको पेज नंबर 6 के एडिटोरियल पृष्ठ पर आया हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विदेश मंत्रालय शैली से अधिक सार पर जोर देने के साथ बागडोर को वापस ले लिया है। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में एक नई गति है। इसकी बाहरी नीति के डिजाइन, अभिव्यक्त और कार्यान्वयन के लिए एक नैदानिक तीक्ष्णता, यानी गीत और नृत्य कूटनीति से स्पष्ट प्रस्थान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.0 की विदेश नीति की यही विशेषता है। तो नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद 5 साल की छोटी अवधि में विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ था। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर एकेडमिक लिटरेचर तैयार हुआ, वह पिछले किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की, यहाँ तक कि सरकार के आलोचक भी भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं। तो आज का भारत दुनिया के महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों में से एक हो गया है। तो यह एक प्रमुख एशियाई खिलाड़ी के रूप में या एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगा है। तो यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की जो महत्वाकांक्षा से ऊर्जित है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो भारत ने रूस से जैसे S-400 मिसाइल खरीदा। अब ऐसे में अमेरिका भारत पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक, या कह सकते हैं कि मोदी 2.0 की जो विदेश नीति थी, उसके माध्यम से संतुलन स्थापित करते हुए S-400 मिसाइल को खरीदा और अमेरिका से भी अपने रिश्तों को ठीक ठाक रखा। तो भारत का इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे संबंध हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के संबंध जग जाहिर हैं। तो सऊदी अरब आज भारत के साथ खड़ा है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच $70 अरब का व्यापार है। तो यह भारत के परफेक्ट विदेश नीति का आप उदाहरण देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय सहमति लेना बंद कर दिया है, और इसके पीछे विदेश नीति में कुछ दोष का होना नहीं, बल्कि घरेलू घटनाक्रमों की गूंज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाला गया है, वो जिम्मेदार है। यानी भारत सरकार की विदेश नीति अब राष्ट्र की आम सहमति पर आधारित नहीं हो रहे हैं। अधूरे कामों को मोदी सरकार ने निपटाया, और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का शुरुआती समय उन संवेदनशील मुद्दों को निपटाना था जो भारत के सामने कई दशकों से मुंह बाए खड़े थे, जैसे 370 को खत्म करना,
हालांकि कुछ पड़ोसी मुल्क इससे नाराज थे। बाद में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विदेश मंत्री सभी देशों में जाकर के उन्होंने संतुलन स्थापित किया। मलेशिया, टर्की, यह सब पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। तो पश्चिम देशों ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सवाल भी उठाया। भारत की विपक्षी पार्टियां भी सरकार की इन नीतियों पर काफी ज्यादा आक्रामक थीं। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई देश की आर्थिक परिस्थितियां थीं। तो इसके साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क एलएसी पर परेशानी कर रहा था। तो यानी यहाँ पर लद्दाख में चीन की आक्रामकता ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। लिहाजा मोदी सरकार के लिए विदेश नीति पर आम राय कायम करना काफी मुश्किल हो गया था और सरकार विदेश नीति पर अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर भी भारत की जो विदेश नीति थी काफी अच्छे से यह उन्होंने संभाला बात को। और भारत की विदेश नीति मुख्यतः 4 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला है घरेलू आर्थिक विकास, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा स्तंभ है सामाजिक समावेश, यानी सामाजिक समावेश का मतलब है कि समाज के हर वर्ग और अंतिम पंक्ति पर जो लोग हैं उन सब को लेकर चलने का होना चाहिए। तीसरा स्तंभ है राजनीतिक लोकतंत्र और चौथा स्तंभ है व्यापक रूप से उदार संवैधानिक व्यवस्था पर टिकी हुई है। तो इन 4 स्तंभ हैं। यदि ये अभिन्न स्तंभ मजबूत बने रहे तो भारत को कोई नहीं रोक सकता है विश्व में शक्ति का केंद्र बनने से। तो पिछले 1 दशक में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि हम भारत के विकास मॉडल की सफलता को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन भारत के विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूल स्रोत तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। तो मोदी सरकार की अब तक की जो विदेश नीति रही है, पहला कार्यकाल कह सकते हैं कि साहसिक और मुखर विदेश नीति के लिए जाना जाएगा, जिसे देश के साथ साथ विदेशों में भी स्वीकृति मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज हमारे देश का कह सकते हैं कि वो बड़ाई कर रही हैं। चाहे कोरोना नामक इस महामारी में भारत ने विश्व के शक्तिशाली देशों के साथ वैक्सीन को तैयार किया और निर्यात भी किया। पाकिस्तान के साथ उनकी अपरंपरागत शांति पहल विफल होने के बाद उन्होंने सख्त रुख अपनाया और घर में लोकप्रियता हासिल की। हालांकि अन्य पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसे नेपाल में कुछ स्थितियां, हालांकि अब भारत ने उसको भी कंट्रोल कर लिया है। श्रीलंका की समस्या, इसी तरह से भारत अमेरिका संबंधों में एक नया तालमेल लेकर आया और चीन से लगातार एक नई समीकरण खोज रहा है भारत। तो इजरायल और अरब देशों के साथ भारत के संबंध भी प्रोडक्टिव बने हुए हैं। तो दूसरे कार्यकाल में मोदी की लोकप्रियता में इजाफे पर उनकी विदेश नीति का असर था। यहां तक कि नोटबंदी और जीएसटी विवाद भी उनके रास्ते में नहीं आए और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी, यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो मोदी की थी, वह देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही उन्होंने दूसरी बार भी शपथ ली तुरंत अपने पड़ोसी मुल्क गए। तो खासकर हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार काफी आक्रामक है। इंडो पैसिफिक हो चाहे बात, वहां पर रूस थोड़ी सी नाराजगी जताता है, लेकिन भारत एक संतुलन स्थापित करते हुए रूस, चीन और अमेरिका तीनों को साथ लेकर के एक साथ चल रहा है। तो पिछली सरकारों में अगर बात की जाए तो हिंद महासागर को लेकर थोड़ी सी लापरवाही थी, जिसका परिणाम यही हुआ कि हम्बनटोटा बंदरगाह आपने देखा होगा यहाँ पर श्रीलंका में यहाँ पर है, तो इसको चीन ने यहाँ पर बेस बना लिया। तो इस तरह से इसके अलावा कह सकते हैं भारत ने फिर अपने आप को फिर से कह सकते हैं श्रीलंका के रिश्तों को पुनर्स्थापित किया और कोलंबो पोर्ट सिटी का ठेका चीन को पीछे छेड़ते हुए अपने पास रख लिया। इसके अलावा मालदीव के साथ संबंध यहाँ पर स्थिति है मालदीव की, ऐतिहासिक स्तर पर भारत ने मजबूत किए हैं। मालदीव की पिछली सरकारों के साथ भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। तो इस तरह से आप देखिए बिम्स्टेक पर भी भारत का खासा कह सकते हैं ध्यान है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सार्क पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
लेकिन सार्क से ज्यादा आजकल बिम्स्टेक में, चूंकि इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल हैं। मोदी के पहले कार्यकाल ने मुक्त व्यापार समझौतों एफटीए के प्रति काफी संदेह प्रदर्शित किया था। जब मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण किया तो उनकी सरकार ने यह घोषणा की कि वह सभी मौजूदा एफटीए की समीक्षा करेगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे देश के लिए मददगार हैं। इसके बाद एफटीए के प्रति उदासीन भारतीय दृष्टिकोण था और 2019 में भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया। तो पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एकमात्र एफटीए 2015 में आसियान के साथ हुआ था। हालांकि इसके लिए अधिकांश काम मनमोहन सरकार ने किया। तो आज सरकार एफटीए की उपयोगिता के बारे में फिर से पुनर्विचार करती दिख रही है। नई दिल्ली 2022 में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ एफटीए वार्ता शुरू करने वाली है और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ एक और की संभावना पर चर्चा शुरू कर सकती है और यह 2022 तक, यानी कह सकते हैं हमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक एफटीए को अंतिम रूप दे सकता है और एक व्यापक व्यापार और निवेश संधि के लिए यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से निलंबित वार्ता को फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले के मद्देनजर आता है। तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने महसूस किया है कि 2024-25 तक, यानी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, मौजूदा 3 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, बनाने की उसकी इच्छा तब तक यह एक कल्पना रहेगी जब तक कि वह अन्य बातों के अलावा व्यापार समझौते को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम ना हो। तो संक्षेप में हम यही कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि नई दिल्ली ने महसूस किया है कि राष्ट्रीय हित की खोज एक गंभीर व्यवसाय है और इसे वैचारिक प्रवृत्तियों और व्यक्तित्व दोषों को बढ़ावा देने से आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक रिबूट की गई भारतीय विदेश नीति को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के साथ या उसके बिना एक नए क्षेत्रवाद की कल्पना करने के तरीके खोजने चाहिए और पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति अपने जुनून को छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान या आतंकवाद भारत के लिए कोई संभावित खतरा नहीं है और न ही नई दिल्ली को उन पर बहुत अधिक कूटनीतिक पूंजी खर्च करनी चाहिए। ऐसे में चीन के साथ कैसी हो नीति, तो भारत की विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव चीन और अमेरिका का ही पड़ने वाला है। चूंकि चीन भारत के बाहरी स्थिति को प्रभावित करने के साथ साथ भारत की घरेलू राजनीति पर भी असर डालेगा और भारत की राजनीतिक आर्थिक ढांचागत रूप को भी प्रभावित करेगा। लिहाजा भारत को चीन के साथ किस तरह का व्यवहार बनाना चाहिए या चीन को लेकर भारत की रणनीतिक किस तरह होनी चाहिए, विश्लेषकों के बीच इसको लेकर आम राय नहीं है। वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण बहुत अलग नहीं है। चीन के साथ भारत के संबंधों में भी एक निश्चित मात्रा में सावधानी पूर्वक संतुलन देखा गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार में केवल वृद्धि हुई है। यानी भारत चीन व्यापार 2021 की पहली छमाही में रिकॉर्ड 62.7% की वृद्धि हुई है। तो नई दिल्ली भी सक्षम है चीन के प्रभुत्व वाले संघाई सहयोग संगठन को शामिल करने के लिए, भले ही वह क्वाड में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा हो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आने वाला दशक भारत का ही है। अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की तरफ। यह भी पेज नंबर 6 पे आया हुआ है। इसको स्वास्थ्य के अंतर्गत डाल सकते हैं। सिंपल वेज टू बेटर काउंट्स ऑफ ओमाइक्रॉन इन इंडिया, यानी भारत में ओमाइक्रॉन की बेहतर संख्या के सरल तरीके, जबकि मीडिया इसे गलत बता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और INSACOG द्वारा डेटा का संयोजन बेहतर हो सकता है। तो पिछले 3 हफ्तों में SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण पर तनाव की धीमी गति से निर्माण को याद करना असंभव है। तो मामलों में वृद्धि और बीमारी की गंभीरता को लेकर यूरोप से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। हर दिन राष्ट्रीय समाचारों में ऐसे मामलों की संख्या खबरों में आती हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यानी पिछले सप्ताह 100 और इस सप्ताह 200। तो क्या भारत में मामलों की वास्तविक संख्या का कोई संकेत है? क्या किसी ऐसे वायरस के बारे में चिंतित होना चाहिए जिसने 1.3 अरब से अधिक लोगों की भूमि पर लगभग 200 लोगों को संक्रमित किया है
और जब बहुतों को टीका लगाया जाता है। तो इसमें जो त्रुटि का कारण है, संख्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी पहचाने गए ओमाइक्रॉन संक्रमण के रिपोर्ट किए गए मामले एक जीनोमिक निगरानी से आते हैं, जो भारत सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसी को INSACOG द्वारा लगाया जाता है। तो मीडिया द्वारा बताए गए नंबर इस छोटे से नमूने में से एक नंबर हैं, जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट द्वारा संक्रमण को दिखाते हैं। तो जीनोम अनुक्रमण जटिल है और देश भर में केवल 38 प्रयोगशालाओं में एक वायरस को अनुक्रमित करने की क्षमता है, जो इस तरह के संक्रामक हैं। तो नतीजन संक्रमित व्यक्तियों को केवल एक छोटा अंश अनुक्रमण के लिए वायरस के नमूनों का योगदान देता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि मीडिया इसे देश के मामलों की संख्या के रूप में रिपोर्ट कर रहा है, वह एक त्रुटि कर रहा है। अगर इसको एक गणना के आधार पर देखा जाए तो हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हम भिन्नों या प्रतिशत के संदर्भ में इसे सोचना होगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, दिसंबर में भारत ने एक दिन में 12 लाख RT-PCR परीक्षण किए, जिसमें लगभग 0.5% परीक्षण परिणाम क्या थे? पॉजिटिव थे। तो दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में राष्ट्रीय स्तर पर 1.7 करोड़ परीक्षण किए गए और इस दौरान 80,000 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया, यानी पॉजिटिव आए। तो INSACOG द्वारा अनुक्रमित जीनोम की संख्या इनमें से शायद 1% है। तो इसका मतलब यही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक के लिए 800 या तो नमूनों में से लगभग 200 का परीक्षण पॉजिटिव रहा। यदि अनुक्रमित किए जाने वाले वायरस जीनोम का नमूना नए संक्रमित से या कह सकते हैं पार्शियली रूप से लिया गया था, तो किसी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर किया जाएगा कि भारत में लगभग 20,000 ओमाइक्रॉन सकारात्मक मामले हैं। हालांकि दुनिया की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां इस धारणा पर आगे बढ़ी हैं कि ओमाइक्रॉन संस्करण हाल ही में सामने आया है और अभी भी दुनिया भर में यह फैल रहा है। तो इसलिए अनुक्रमण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति पक्षपाती रहा है, यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की चेकिंग बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब यही है कि ओमाइक्रॉन संक्रमण की घटना कुछ कम होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि लगभग 2,000 लोग ही संक्रमित हों, यानी लगभग 2.5% मामले? यदि संख्या वास्तव में इतनी कम है तो लगभग 80% वायरस के नमूने यात्रियों से लिए जाते हैं। शेष 20% नमूनों के तब कोई ओमाइक्रॉन सकारात्मक परीक्षण देने की संभावना नहीं है। लेकिन हम समाचारों या रिपोर्टों से यह जानते हैं कि कम से कम 10 मामले ऐसे लोगों के हैं जिनका हाल ही की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। तो मीडिया और सार्वजनिक स्रोतों से हमें संख्या पता चलती है। इसके आधार पर हमें पता चलता है कि दिसंबर के पहले 2 हफ्ते में देखे गए 5% से अधिक और निश्चित रूप से 25% से कम मामले ओमाइक्रॉन संक्रमण के कारण। तो इस अवधि में मामलों की संख्या 5,000 से 25,000 के बीच कहीं होने के करीब है। तो यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो अनुमानों में सुधार यदि संक्रमित व्यक्तियों यानी डेटा को संभालने वाली एजेंसियां और सांख्यिकी मॉडल चलाने वाले वैज्ञानिक इन अनुमानों को अत्यधिक परिष्कृत करने और अनिश्चितता की सीमा को कम करने में सक्षम होंगे। हालांकि चिकित्सा गोपनीयता के बारे में चिंताएं भी हो सकती हैं और इसमें जो है सरकार और उसकी एजेंसियों को डेटा के बारे में इस तरह के विवरण को सार्वजनिक करने से रोकती हैं। तो क्या ओमाइक्रॉन डेल्टा की तुलना में तेजी से फैल रहा है, जिसने भारत को दूसरी लहर दी? यदि हाँ, तो सप्ताह दर सप्ताह ओमाइक्रॉन के मामलों का अंश बढ़ेगा। तो इसमें यही हो सकता है कि यह चूंकि दूसरे हिस्से में बढ़ रहा है तेजी से, तो मीडिया कर्मी या आम आदमी किस तरह के तर्क का इसमें उपयोग कर सकता है? अपनी बचत को सावधि जमा या शेयरों में निवेश करने के बारे में सूचित निर्णय लेता है या अधिक परिष्कृत संख्यात्मक अनुमान लगाता है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री और INSACOG द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों को देखते हुए कोविड-19 से अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिमों का अनुमान लगाना संभव
है। अब बढ़ते हैं तीसरे लेख की ओर। पेज नंबर 10 पे आया है। इसको जीएस के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से डाल सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि अमेरिकी सरकार ने 2022 में H-1B वीजा सहित अन्य वीजा के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार माफ किया है। बढ़ते कोविड-19 मामलों की बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका ने पूरे 2022 के दौरान वीजा आवेदकों की एक श्रृंखला के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार की छूट की घोषणा कर दी है। तो इसमें H-1B कार्यकर्ता और छात्र शामिल हैं, जिनमें से कई भारत से हैं, चीन से हैं। तो इस तरह से H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन प्रकोप मचा रहा है। लगातार नए वेरिएंट से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अमेरिका ने पूरी दुनिया को राहत दी है। तो अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर के लोगों को सुकून मिला है, जिसमें भारतीय और चीनी नागरिकों की एक बड़ी संख्या शामिल है। तो कौन कौन से वीजा धारक को मिलेगी? तो विदेश विभाग ने यही बताया है कि विशेष व्यवसायों में व्यक्ति H-1B वीजा, प्रशिक्षु या विशेष शिक्षा आगंतुक को H-3 वीजा, एथलीट, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज, इसको एल वीजा कहते हैं, असाधारण क्षमता या उपलब्धि वाले व्यक्ति ओ वीजा, कलाकार, मनोरंजनकर्ता पी वीजा, प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, इसको क्यू वीजा धारक शामिल हैं। साथ ही इसके अलावा राज्य सचिव ने गैर अप्रवासी वीजा की अन्य श्रेणियों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार को छोड़ने के लिए काउंसलर अधिकारियों की वर्तमान क्षमता को बढ़ा दिया है। अस्थायी कृषि और गैर कृषि श्रमिक, इसको H-2 वीजा कहते हैं, छात्र F और M वीजा और छात्र विनिमय आगंतुक जिसे अकादमिक J वीजा धारकों को भी रियायत दी गई है। तो अमेरिका का यही कहना है कि यह हमारे समुदायों और परिसरों में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के कई योगदान और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अस्थायी कार्य वीजा धारकों के सकारात्मक प्रभाव को मान्यता देता है और गैर अप्रवासी यात्रा को सुविधाजनक बनाने और वीजा प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए यह प्रतिबद्ध है और इस तरह से यह अमेरिका के लिए यह लाभदायक भी सिद्ध होगा। तो क्यों जरूरी है वीजा? तो वीजा ही वह डॉक्यूमेंट है जिसे लेकर व्यक्ति किसी देश में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर वीजा का मतलब ही यही होता है, स्टैंप होता है जो विदेशी यात्रा से पहले पासपोर्ट पर लगाया जाता है। तो किसी खास देश में विदेशियों के लिए क्या शर्तें होती हैं, इसका पूरी डिटेल कहाँ होती है? इसी वीजा में होती है। तो वीजा में यह खास तौर पर लिखा होता है कि यह घूमने, रहने या काम करने या किस मकसद से इसे दिया जा रहा है। और वीजा के 3 प्रकार होते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा, यह उन पर्यटकों, व्यवसायियों, छात्रों और विशिष्ट श्रमिकों के लिए होता है जो किसी खास उद्देश्य से एक विशेष अवधि के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। यानी अमेरिकी वीजा कानूनों और नियमों के अनुसार अधिकांश नॉन इमिग्रेंट वीजा आवेदकों को काउंसलर अधिकारी को यह प्रदर्शित करना होता है कि वे भारत के निवासी हैं और उन्हें दिखाना होगा कि वे अपने अस्थायी प्रवास के बाद अमेरिका से वापस अपने वतन आ जाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण है इमिग्रेंट वीजा। यह वीजा उन लोगों के लिए है जो अमेरिका जाना चाहते हैं और उसके अमेरिकी दौरे को किसी अमेरिकी नागरिक या किसी वैध स्थायी निवासी या फिर किसी करीबी रिश्तेदार या भावी अमेरिका नियोक्ता द्वारा स्पॉन्सर किया गया हो। इसे इमिग्रेंट वीजा कहते हैं। साथ ही वीजा अप्लाई करने से पहले उसके पास वैध डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। और तीसरा है स्पेशल वीजा। स्पेशल वीजा में विभिन्न देशों के डिप्लोमेट को दिया जाने वाला यह वीजा है। इसके साथ ही 10 या अधिक लोगों द्वारा एक साथ किए गए वीजा आवेदन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसकी जो प्रक्रिया है वीजा अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले इसमें इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजा के बीच किसी एक कैटेगरी को चुना जाता है। एक बार जब यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कौन सा वीजा व्यक्ति को अप्लाई करना है, तो उसके बाद ही वीजा फीस भरनी पड़ती है।
तो अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने के लिए वीज़ा फीस का भुगतान जब व्यक्ति कर देता है, तब भारतीयों के लिए अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है और अगले स्टेप में व्यक्ति को दो अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे। पहला दूतावास या वाणिज्य दूतावास से और दूसरा वीजा एप्लीकेशन सेंटर से। और अपॉइंटमेंट के लिए जाते समय भी यह महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर, वीजा एप्लीकेशन फी रिसीट नंबर, DS 160 कंफर्मेशन पेज पर मौजूद 10 अंकों की बार कोड संख्या, यह सब आवश्यक होता है। तो इस तरह की यह प्रक्रिया वीजा मिलने में की जाती है। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे आया हुआ है, इसको कल्चर के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो अपनी मातृभाषा या जन्मभूमि को कोई नहीं भूल सकता, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने कहा है। और तेलुगु भाषा, संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कहा कि संस्कृत के श्लोक जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादापि गरियासी यानी मातृ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है में मातृभाषा को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी मातृभाषा या अपने मूल स्थान को नहीं भूल सकता है। तो NV रमन की जो मातृभाषा है वह तेलुगु भाषा है और उन्होंने यह कहा कि अपनी जड़ों, महानता और तेलुगु भाषा की श्रेष्ठता को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि तेलुगु भाषा, संस्कृत और परंपराओं को मजबूत करने की जरूरत है। तेलुगु भाषी लोग में अपनी महान उपलब्धियों के बावजूद साथ ही तेलुगु लोगों को कम आंकने की प्रवृत्ति है, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये जो तेलुगु भाषा है भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी यह बोली जाती है। और तेलुगु में संस्कृत शब्दों का प्रतिशत अधिक है और भाषा का औपचारिक मानकीकृत संस्करण जो संस्कृत से बहुत प्रभावित है स्कूलों में पढ़ाया जाता है और सरकार और हिंदू धार्मिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में एक राष्ट्र एक भाषा का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भाषा को दबाकर नहीं। यानी आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारे देश के गृह मंत्री ने वन नेशन वन लैंग्वेज की बात की। ऐसे में दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों ने विरोध के स्वर उठने लगे और गांधी जी द्वारा अन्य नेताओं द्वारा सामान्य तौर पर यह भी स्वीकार किया गया था कि आजाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों के सीमा को भाषाई सिद्धांत पर ही निर्धारित कर पाएगा। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह विचार व्यक्त किया गया कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस ने स्थानीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया था, लेकिन जिन परिस्थितियों में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसने कांग्रेस तथा राष्ट्र के प्रमुख नेताओं की सिर्फ भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण की अपेक्षा एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की ओर प्रेरित किया। साथ ही स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने सभी भाषाओं को उचित सम्मान प्रदान करने का भी प्रयास किया। सरदार पटेल जो है वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी भाषाओं को सहेजने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार माना, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों का गठन हुआ और साथ ही विभिन्न भाषाओं को प्रोत्साहन भी मिला। तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वन नेशन वन लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन अपनी मातृभाषा भी आना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने अपने बचाव पक्ष में गृह मंत्री ने कहा था। तो वर्तमान में विभिन्न राज्य अपने स्तर पर भाषा का चयन करने में सक्षम हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं को भी उचित प्रोत्साहन मिला है। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि भारत जैसे इस बड़े लोकतांत्रिक देश में विभिन्न भाषाओं के सम्मान के साथ साथ एक राष्ट्र एक भाषा का दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए और एक राष्ट्र एक भाषा का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान कर सकता है और संविधान भी सरकारों से इस दिशा में प्रयास करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन किसी भी भाषा को यह उपेक्षित नहीं करके यह ध्यान देना
आवश्यक है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है। इस कथन की चर्चा करें। तो इसमें आपको यही 3 भागों में उत्तर को तोड़ना है। तो भूमिका में आपको भारत की विदेश नीति, खासकर पहले भाग यानी पिछले 5 सालों में भारत सरकार या मोदी सरकार ने क्या किया, उसको बताते हुए मध्य भाग में वैश्विक परिस्थिति, चाहे वह रूस की स्थिति हो, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, हिंद प्रशांत, क्वाड की भी चर्चा करेंगे आप लोग, संघाई सहयोग। तो इन सब बातों की यहाँ पर चर्चा करते हुए अंत में निष्कर्षता यही कह सकते हैं कि भारत पिछले 5 वर्षों में वैश्विक व्यवस्था में यह कह सकते हैं कि अब वह पिछलग्गू की भूमिका में नहीं एवं निर्णय लेने की स्थिति में आ गया है। और वर्तमान संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री खासकर कोविड-19 के समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी है। तो उसको भी आपको जोड़ना है निष्कर्षता। तो इस तरह से इस प्रश्न को लिखिएगा। दूसरा है, एक राष्ट्र एक भाषा विचार भारत के संबंध में हमेशा त्रुटिपूर्ण रहा है। क्या आप सहमत हैं? तो इसमें आप पूरी तरह से आप बता सकते हैं, जैसे कि खासकर यह भाषाई आधार पर जब वन नेशन खासकर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात की जाती है, तो ऐसे में तुरंत दक्षिण भारतीय राज्य विरोध के स्वर उठ जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, उन भाषाओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि किसी भी भाषा को दबाकर कोई नई भाषा थोपना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत होता है। तो इस तरह से इसमें जो है आपको यहाँ पर, क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इन बातों को आपको दोनों पक्ष विपक्ष तर्कों को आपको देना है। तो इसको भी आप भूमिका और मध्य भाग करते हुए अंत में निष्कर्षता यही कह सकते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, यानी यहाँ पर यही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे इस बड़े लोकतांत्रिक देश में कह सकते हैं कि भाषाओं के सम्मान के साथ साथ, विभिन्न भाषाओं के सम्मान के साथ साथ एक राष्ट्र एक भाषा की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। निसंदेह एक राष्ट्रभाषा का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र की अखंडता और एकता को बढ़ावा देता है और इस दिशा में प्रयास करना भी आवश्यक है। लेकिन किसी भी भाषा को दबाकर नई भाषा को थोपना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। तो इस तरह से उत्तर को लिखिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी आप लोगों को अंक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।